शर्मिला रुकने वाली नहीं थी। ऐसे में हरदेव बीच में आया और बोला, बस ठीक है शर्मिला, हम लोग खा रहे हैं और खाते वक्त हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही सब लोग चुप हो गए थे। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया था। वो शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला के घर जैसे 100 घर खरीदे और शर्मिला जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांति रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ऑफिस पहुंच चुका था। जब वो अपने कैबिन में बैठा था तो जेनी भड़कते हुए उसके कैबिन में आई और दरवाजा खोलते हुए बोली, ये सब क्या है? हाँ? अभिनव पलटकर अपनी कुर्सी के पीछे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेनी किससे बात कर रही है। ये देख जेनी का दिमाग और गर्म हो गया और वो चीखते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूं। हाँ तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से भी बोल सकती हो। हम ऑफिस में हैं, प्लीज शो सम मैनर्स। ओहो हो, देखो जरा कौन मैनर्स की बात कर रहा है? तुम जिसने ये सब किया है। ये देखो, इस कस्टमर ने हमें सिर्फ 2 स्टार्स दिए हैं। तुम ही इससे डील कर रहे थे ना, तो तुमने इससे ऐसा क्या कहा जो इसने सिर्फ 2 स्टार दिए हैं? जेनी ने अभिनव की टेबल पर एक फाइल पटकते हुए पूछा। अभिनव ने फाइल उठाकर उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर बोला, तुम मेरे मजे ले रही हो? तुम्हें पता नहीं कि कल मैंने किसी भी लड़की का फोन अटेंड नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ 4 कॉल्स आए थे और वो चारों लड़कों के थे जिनसे मैंने बहुत मैनर्स के साथ बात की थी। अच्छा, तो फिर ये कैसे हुआ? एक्सप्लेन करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हर चीज अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हो? सीईओ सर ने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया तो तुम इस बात का खुन्नस निकाल रही हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझसे अच्छे से बात करो। नहीं तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन यहां तुम्हारी सीनियर मैं हूं। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। जेनी को उसकी फाइल वापस की और बोला, प्लीज अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मिस्टर अभिनव, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी अकरम सर के पास लेकर जाऊंगी और वो तुम्हें एक झटके में नौकरी से निकाल देंगी। जेनी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? यही जो तुमने कहा। जाओ, अकरम सर को जाकर बोलो कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, फिर देखते हैं कि किसकी नौकरी जाती है। यह सुनते ही जेनी को गुस्सा आ गया। उसने ठंडी आंखों से अभिनव को देखा और उसके कैबिन से बाहर निकल गई। थैंक यू। इधर अभिनव ने भी कुछ देर के बाद एक फोन काट दिया था। उसे दिन भर फोन आते रहते थे। हर कोई उसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताता था और वो उन्हें सॉल्व करता था। अभिनव को इस काम में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। उसका लंच टाइम हो गया था पर अभी तक उसका फोन बजे जा रहा था। अकरम चाहता तो उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकता था, लेकिन उसने अभिनव को जानबूझकर यहां भेजा ताकि उसके पास अपना खुद का एक कैबिन हो। अभिनव अपने कैबिन से बाहर निकला और कैंटीन में कुछ खाने चला गया। वो खाने तो बैठ गया था, लेकिन उसे याद आया कि जल्दबाजी में वो अपना फोन अपने कैबिन में ही भूल आया था। जेनी के जाने के बाद उसने जेनी को नहीं देखा था, लेकिन वो जानता था कि अकरम उससे निपट लेगा। खाना खाने के बाद जब वो अपने कैबिन की तरफ ही जा रहा था कि अचानक उसे कामिनी नजर आई। वो मैनेजर के कैबिन से बाहर आ रही थी। जब उसने अभिनव को देखा तो वो हैरान हो गई और उसे इग्नोर करने लगी। उसने अपने चेहरे के दाईं तरफ सारे बाल गिरा लिए ताकि उसे अभिनव को ना देखना पड़े। अभिनव ने भी उसे नहीं देखने का नाटक किया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। जैसे ही वो अपने कैबिन में घुसा तो देखा कि अकरम और जेनी उसके कैबिन में बैठे हुए थे। अभिनव उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गया। आओ आओ टाय, अभिनव आओ। अकरम ने अभिनव को देखते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए? अभिनव ने पूछा। वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। अकरम ने कहा,
तुम्हारे और जेनी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जेनी ने मुझे सब कुछ बताया। मैं उसी बात पर इसे डांट रहा था और मुझे लगता है कि अब इसके घर जाने का टाइम आ गया है। यह सुनते ही जेनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अकरम की तरफ देख रही थी। उसने पूछा, घर जाने का टाइम आ गया है मतलब? अकरम ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, तुमने अभिनव के साथ शर्त लगाई थी ना कि तुम उसे नौकरी से निकलवा दोगी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। नौकरी अभिनव की नहीं तुम्हारी जाएगी। सर प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, आई एम सो सॉरी। जेनी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना जेनी, तुम मेरे जैसे आदमी से पंगा नहीं ले सकती हो। हाँ, तुम जिस तरह से मेरी रिस्पेक्ट करती हो उसी तरह से तुम्हें अभिनव की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और ना सिर्फ अभिनव की बल्कि इस कंपनी के हर एम्प्लॉय की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अकरम ने भी अभिनव की बात में जोड़ते हुए कहा। यह सुनकर जेनी घबराहट के मारे अपनी कुर्सी में पीछे खिसककर बैठ गई। उसने अभिनव को देखा और बोली, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, प्लीज अकरम सर, मुझे। इससे पहले कि जेनी अपनी बात पूरी कर पाती उसकी आंखें भर आई थी। अभिनव ने उसे देखा तो उसके मन में जेनी के लिए दया आ गई। उसने अकरम को देखा और इशारों इशारों में समझाया कि वो जेनी को नौकरी से नहीं निकाले। अकरम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन यह सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। तुम्हें अगर इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें अभिनव और बाकी लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम दोबारा अभिनव पर या किसी और पर बेवजह चिल्लाई तो मैं तुम्हें तीसरा मौका नहीं दूंगा। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी सर, प्लीज, सच में, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जेनी ने डबडबाई आंखों से अकरम को देखते हुए कहा, और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इस कैबिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर जाकर अगर तुमने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात की तो मैं नहीं करूंगी सर, नहीं करूंगी। मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, अकरम ने कहा। जेनी अपनी जगह से उठी और वहां से निकल गई। उसके जाते ही अकरम ने अभिनव से कहा, गजब का सिर दर्द है ये लड़की। अरे हाँ, लड़की से याद आया, मैंने तुम्हें ऑक्शन के बारे में बताया था ना, आज वो ऑक्शन होने वाला है और अलायना भी वहां आने वाली है। अलायना का नाम सुनते ही अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। बलराज ने पहले से अभिनव को अलायना के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि अब वो अलायना से मिलने के लिए बेताब था। उसने कहा, हाँ, हम भी इस ऑक्शन में चलेंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं आऊंगा पर तुम्हारे साथ नहीं। लोगों को शक होगा, हो सकता है कि मेरे साथ चलने से तुम्हें दिक्पाल छिंगावत भी मिल जाए। दिक्पाल छिंगावत का नाम सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपने दुश्मन से जल्द मिलना चाहता था। इतने में अकरम ने कहा, दिक्पाल से ज्यादा अलायना से बचकर रहना, शी इज अ स्वीट पॉइजन। तुम्हें ले जाने के लिए मैंने अपने एक आदमी से बात कर ली है, वो तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट से पिक कर लेगा। और हाँ, ये वीआईपी कार्ड अपने पास रखो, शहर के सभी बड़े लोगों के पास ये कार्ड है। कोई तुम्हें परेशान करे तो बस ये कार्ड दिखा देना। अभिनव ने उस कार्ड को लिया और ध्यान से देखने लगा। उस कार्ड पर निचले हिस्से में एक छोटा सा टाइगर गुदा हुआ था। अकरम ने अभिनव से कहा, अगर लोगों को पता चला कि असली टाइगर तुम हो तो लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगेंगे। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कार्ड जेब में डाल दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलायना से, और क्या वो आज अपने दुश्मन दिक्पाल को देख पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।